जल परी का जादुई पर्स। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में ललिता नाम की एक लड़की अपनी अपाहिज छोटी बहन राधा के साथ रहती थी। वो दोनों अनाथ थी। बचपन से ही ललिता अपनी बहन को पालने के लिए लोगों के घरों में जाकर काम करने लगी थी। धीरे धीरे वो दोनों बड़े हुए, लेकिन राधा के पैर का ऑपरेशन ना करवा सके, इसलिए राधा बैसाखी के सहारे चलती थी। ललिता की मालकिन ने पूरे 3 महीने की तनख्वाह ललिता को नहीं दी थी। 3 महीने से पैसे ना लाने के कारण उनके घर की आर्थिक स्थिति और भी अधिक खराब हो गई। दीदी, सर बहुत दुख रहा है, सर की मालिश कर दो ना। घर में तो तेल ही खत्म हो गया। बस 5 मिनट इंतजार कर, मैं अभी दुकान से जाकर 10 रुपए का तेल लेकर आती हूँ। उसके बाद ललिता अपनी तेल की एक शीशी लेकर दुकान वाले के पास जाती है, लेकिन दुकान वाला उसे कुछ भी देने से मना कर देता है। मुंह उठाकर हर बार सामान उधार मांगने आ जाती है, लेकिन पिछले 3 महीने का उधार अभी तक नहीं चुकाया है तूने। धीरे धीरे आपका उधार भी चुका देंगे, अभी बस थोड़ा सा तेल दे दीजिए। मेरी छोटी बहन के सर में बहुत दर्द हो रहा है, उसके सर की मालिश करनी है। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दुकान वाला ललिता को तेल दे देता है। उसके बाद ललिता राधा के सिर की मालिश करती है। वो देखती है कि राधा का सर बुखार से तप रहा था। अब ललिता को राधा की चिंता होने लगती है। ललिता उसे आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटाकर मालकिन से पैसे लेने चली जाती है। मालकिन, अब तो पैसे दे दीजिए, मेरी बहन की तबीयत बहुत खराब है, उसके लिए दवाई लानी है। घर में खाने के लिए खाना तो कब का खत्म हो गया था, पानी से पेट भर रहे थे। मालकिन उसे अंदर आने के लिए कहती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर अपनी अलमारी खोलकर अपनी अलमारी के सामने खड़ा करके कहती है, तुम बस यहीं रुको, मैं किचन में दूध चढ़ाकर आई थी, गैस बंद करना भूल गई। ललिता मासूमों की तरह चुपचाप खड़ी रहती है। थोड़ी देर में मालकिन आकर अलमारी खोलती है और ललिता पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने लगती है। मैंने तुझे 2 मिनट के लिए अपनी अलमारी के पास खड़ा क्या रखा, तू तो चोरी करने लगी। हाय हाय, अच्छा हुआ मुझे पहले ही पता चल गया। ये कैसी बातें कर रही हो आप मालकिन, मैं तो यहाँ बस चुपचाप खड़ी थी। उसके बाद मालकिन ललिता के बाल पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है और सभी लोगों के सामने ललिता पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने लगती है। चोरी की बात सुनकर आसपास के सभी लोग ललिता को लालच भरी नजरों से देखने लगते हैं। मालकिन ने चोरी का झूठा नाटक केवल ललिता को 3 महीने की तनख्वाह ना देने के लिए किया था। ललिता इतना अपमान सहने के बाद भी मालकिन से अपने पैसे मांग रही थी। कृपया करके मालकिन, मुझे मेरी तनख्वाह दे दीजिए, मैं अब आपके घर में कभी नहीं आऊंगी। मेरी बहन का इलाज कराना बहुत जरूरी है। घमंड किसे दिखाती है? तो जैसे चोर को मैं खुद अपने घर में काम पर नहीं रखूंगी। और किस बात के पैसे? मैंने कभी भी तेरे पैसे अपने पास नहीं रखे। सभी लोग ललिता को चोर बोलने लगते हैं। बिन माँ बाप के बच्चे ऐसे ही होते हैं, बचपन में संस्कार देने वाला कोई नहीं होता, इसलिए चोरी भी कर लेते हैं। वो तो अच्छा हुआ उर्मिला बहन ने इस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। ललिता ये सब सहन न कर पाई और लोगों के दबाव में आकर नदी किनारे उसमें छलांग लगाने चल पड़ी। लेकिन वो नदी के किनारे खड़ी होकर कहने लगी, आज अगर मैं इस नदी में कूद गई तो मेरी बहन का क्या होगा? मालकिन ने भी काम से निकाल दिया, ऊपर से 3 महीने की पगार भी नहीं दी और चोरी का इल्जाम भी लगा दिया। अब मैं क्या करूंगी? अपनी बहन को मैंने 3 महीने से पेट भर खाना भी नहीं खिलाया, आज उसकी तबीयत खराब है। तभी उस नदी से एक जलपरी बाहर आती है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? लेकिन कैसे? तभी वो जलपरी ललिता को एक पर्स देते हुए कहती है, ये एक जादुई पर्स है, इसका सही इस्तेमाल कैसे करना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। इतना बोलकर जलपरी पानी में गायब हो जाती है। उसके बाद ललिता वो पर्स लेकर अपने घर जाती है।
उस पर्स में 2000 रुपए रखे हुए थे। घर जाते समय ललिता अपनी बहन के लिए दवाइयाँ ले लेती है और कुछ खाने पीने का सामान भी ले लेती है। ललिता घर पहुंचकर अपनी बहन को दवाई और खाना खिलाती है। दीदी, आपके पास ये पैसे कहाँ से आए? क्या मालकिन ने आपको पैसे दे दिए हैं? इन सब की चिंता तू मत कर छोटी, दवाई खा। ये पर्स मुझे जलपरी ने दिया है। जलपरी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या जलपरी हकीकत में भी होती हैं? हाँ छोटी, मैं अभी एक जलपरी से मिलकर आ रही हूँ। उसके बाद ललिता वो पर्स खोलकर देखती है। घर का इतना सारा सामान और दवाइयाँ लाने के बाद भी उस पर्स में पूरे 2000 रुपए रखे हुए थे। देख रही है छोटी, इस्तेमाल करने से पहले भी इस पर्स में 2000 रुपए ही थे और अभी भी 2000 रुपए ही हैं। अब हम तेरे पैर का इलाज भी करवा सकते हैं। आप कितनी अच्छी हो दीदी। कुछ दिनों बाद ललिता शहर में अपनी बहन को लेकर सबसे बड़े डॉक्टर के पास जाती है और अपनी बहन के पैर का ऑपरेशन करने को कहती है। डॉक्टर सही सलामत राधा के पैर का ऑपरेशन कर देते हैं और अब राधा अपने पैरों पर सही सलामत खड़ी हो पा रही थी। ये तो जादू हो गया दीदी, जादू। इतना बोलकर राधा अपनी बहन के गले लग जाती है। उस पर्स में केवल 2000 रुपए ही नजर आते थे, लेकिन पर्स के अंदर हाथ डालने पर अनगिनत पैसे बाहर आते थे। अस्पताल से घर जाते समय ललिता और राधा सड़क के किनारे दो गरीब बच्चों को देखते हैं। वो दोनों बच्चे भीख मांग रहे थे। एक बच्चा ललिता के पास आकर बोला, दीदी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो या फिर कुछ खाने को दे दो। उन बच्चों की हालत देखकर राधा और ललिता को बहुत बुरा लगता है। राधा और ललिता उन दोनों बच्चों को अपने घर ले आते हैं और उन्हें पेट भर खाना खिलाते हैं। बच्चे, तुम्हारा घर कहाँ है? दीदी, हमारा कोई नहीं है और हमारे सारे दोस्त अभी भी भूखे हैं, हम रोड पर रहते हैं। क्या तुम हमें अपने सारे दोस्तों के पास ले जाओगे? उसके बाद वो दोनों बच्चे राधा और ललिता को अपने सभी भिखारी दोस्तों के पास ले जाते हैं। उन सभी बच्चों ने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। ललिता और राधा सभी बच्चों को कुछ खाने को देती है। इन बच्चों के लिए कुछ करना पड़ेगा छोटी। बचपन में जब हमारे सर पर माँ बाप का हाथ नहीं था, तब हम भी रोड पर भीख मांगते थे। बहुत मुश्किल से हमारे सर पर छत हुई थी। हमें इन बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। दीदी, उस पर्स की मदद से हम इन बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोल सकते हैं। राधा का ये सुझाव ललिता को बहुत पसंद आता है। उसके बाद वो दोनों मिलकर अपने गांव के गरीब अनाथ और भिखारी बच्चों के लिए एक अनाथ आश्रम खोलती है। अनाथ आश्रम में सभी बच्चों के लिए अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और अच्छे खिलौने मौजूद थे और थोड़े दिनों बाद ललिता ने अपनी सूझबूझ से सभी बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। ललिता और राधा बहुत ही पुण्य और इंसानियत का काम कर रहे थे। ये सब जलपरी के जादुई पर्स की वजह से ही संभव हो सका। वो दोनों आजीवन जलपरी के जादुई पर्स के आभार रहे। दोनों बहनों के अच्छे कामों की वजह से अब पूरे गांव में दोनों बहनों को इज्जत और सम्मान मिलने लगा। जादुई अनोखा गाउन और कंगन का कुआं। एक बार की बात है, शबनमपुर नाम के एक विकसित गांव में पूनम अपने पति कमलेश के साथ रहती थी। पूनम और कमलेश की शादी को 8 साल हो गया था। इतने दिन होने के बावजूद अभी तक उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। इस कारण पूनम और कमलेश बहुत परेशान रहते थे। पूनम जब गली में आस पड़ोस के बच्चों को खेलते हुए देखती तो उसकी आंखें भर आती थी। उसको बहुत दुख होता था। वो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, हे भगवान, आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा आप मुझे इस जन्म में दे रहे हो? अभी तक आपने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, फिर अभी तक मेरी गोद सोनी क्यों है? भगवान, मेरे घर में भी एक प्यारी सी संतान भेज दो। पूनम इसी तरह हमेशा भगवान से यही प्रार्थना किया करती थी। आखिरकार भगवान ने पूनम की सुन ही ली। उसे पता चला कि वो गर्भवती है।
उसके लिए ये खुशी बहुत बड़ी थी। वो और उसका पति फूले नहीं समा रहे थे। जी, अब पापा बनने वाले हैं और मैं माँ। आज तक हम दोनों जिस खुशी के लिए तरस रहे थे, अब हमें जल्द ही वो खुशी मिलने वाली है। तुम सही कह रही हो पूनम। कमलेश अपनी पत्नी पूनम का बहुत अधिक ध्यान रखने लगा। देखते ही देखते 9 महीने बीत गए और पूनम ने एक बहुत ही प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उन दोनों ने मिलकर उस प्यारी सी बच्ची का नाम काशवी रखा। काशवी के आ जाने के बाद उनके घर किसी चीज की कमी नहीं रह गई। वो लोग बहुत खुश रहने लगे। पूनम और कमलेश मिलकर बड़े ही प्यार से काशवी का लालन पालन करने लगे। इसी तरह समय बीतता रहा। काशवी अब 10 साल की हो गई थी। उसके माता पिता ने उसका एक बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। एक दिन काशवी अपनी माँ से कहती है, माँ, स्कूल में गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई है, क्या हम समर वेकेशन के लिए नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। मेरी काशवी ने कुछ कहा है और वो ना हो, ऐसा हो सकता है क्या भला? तुम चिंता मत करो, इस बारे में मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी और फिर हम समर वेकेशन के लिए किसी अच्छी जगह जाएंगे। माँ, मुझे गोवा जाना है। आप पापा से कहना कि समर वेकेशन के लिए वो गोवा की ट्रिप प्लान करें। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। शाम को जब कमलेश घर आता है तो पूनम उससे इस बारे में बात करती है। वो कहता है, क्यों नहीं पूनम, हम जरूर चलेंगे गोवा। मैं कल ही ऑफिस में छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगा और उसके बाद हम बहुत मजे करेंगे। 2 दिन बाद वो पूरी फैमिली गोवा की ट्रिप पर चली जाती है। गोवा पहुंचकर सभी बहुत ज्यादा खुश थे। काशवी भी बहुत खुश थी। गोवा पहुंचने के अगले ही दिन वो पूरा परिवार बीच पर एंजॉय करने जाता है। काशवी वहाँ बहुत मस्ती करती है। हमारी काशवी यहाँ कितनी खुश है ना जी, पता ही नहीं चला। देखते देखते कैसे ये 10 साल की हो गई। किसी की नजर ना लगे हमारी बच्ची को। अरे ऐसे कैसे नजर लग जाएगी हमारी बेटी की खुशियों को? वो हमारी बेटी है, हम उसे वो सारी खुशियाँ देंगे जो हमसे हो पाएगा। कमलेश और पूनम इस तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ काशवी वहाँ पर खेल रही थी। तभी अचानक से काशवी की नजर एक बहुत खूबसूरत बिल्ली पर गई, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई और उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसका पीछा करते करते वे दूर जंगल की तरफ चली गई। अचानक से वो बिल्ली काशवी की आंखों से ओझल हो गई। ये मैं कहाँ आ गई? मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मम्मी, पापा, कहाँ चले गए आप? कोई बचाओ मुझे। काशवी वहाँ खड़ी होकर बहुत रो रही थी। तभी वहाँ पर नगीना नाम की एक औरत आती है। नगीना एक बहुत ही दुष्ट औरत थी। वो लड़कियों की तस्करी किया करती थी। जब उसे काशवी दिखाई देती है तो उसके मन में ख्याल आता है, अरे ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पर अभी छोटी है। इसके अच्छे दाम नहीं मिलेंगे मुझे। एक काम करती हूँ, इसको अपने साथ घर ले जाती हूँ और कुछ दिनों तक पाल पोस कर बड़ा करूँगी। जैसे ही 17-18 साल की होगी, इसके अच्छे दाम लेकर किसी मोटी पार्टी को बेच दूंगी। अपने दिमाग में ऐसा घटिया सा प्लान बनाकर नगीना उस लड़की के पास जाती है और कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं अपनी मम्मी पापा के साथ बीच पर घूमने आई थी, लेकिन एक बिल्ली का पीछा करते करते मैं यहाँ आ गई। अब मैं वापस कैसे जाऊँ मुझे नहीं पता। मैं क्या करूँ? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। अच्छा, अगर ऐसा है तो चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा के पास छोड़ देती हूँ। चलो तुम मेरे साथ। इस तरह बड़ी ही चालाकी से नगीना छोटी सी काशवी को अपने घर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ पूनम आसपास देखती है तो उसे काशवी नजर नहीं आती। वो घबराते हुए कमलेश से कहती है, कमलेश जी, हमारी बेटी काशवी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अभी तो यही खेल रही थी। अरे अभी तो यही थी ना, चलो देखते हैं कहीं इधर उधर न चली गई हो। दोनों मिलकर काशवी को ढूंढने लगते हैं। काशवी बेटा, कहाँ हो तुम? देखो मम्मा तुम्हें बुला रही है, वापस आ जाओ बेटा। वो दोनों मिलकर काशवी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें काशवी कहीं नहीं मिलती। लास्ट में थक हार कर वे दोनों थाने में रिपोर्ट लिखवा देते हैं, लेकिन काशवी का कहीं भी कोई पता नहीं चलता है। बेचारी पूनम का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था। मुझे कहीं से भी मेरी बच्ची ला कर दो, मैं अपनी बच्ची के बिना नहीं जी सकती। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अपने आप को संभालो पूनम, हमारी बेटी के खो जाने का मुझे भी बहुत दुख है, लेकिन हमने पुलिस में कंप्लेंट लिखवा दी है ना। देखना पुलिस एक दिन हमारी बच्ची को जरूर ढूंढ लेगी।
वो दोनों पति पत्नी अपनी बच्ची के खो जाने की वजह से बहुत दुख में थे। इसी तरह 2-3 महीने बीत गए, लेकिन काशवी का कोई पता नहीं चला। पूनम और कमलेश हिम्मत हार चुके थे। दूसरी तरफ काशवी दिन रात बस रोती रहती थी। वो नगीना से कहती है, आपने कहा था आप मुझे मम्मी के पास लेकर जाओगी, लेकिन इतने दिन हो गए आप मुझे अभी तक मम्मी पापा के पास लेकर नहीं गई, गंदी आंटी। ये सब सुनकर नगीना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, ए लड़की, ज्यादा पटर पटर करने की जरूरत नहीं है। जब से आई है मेरा सर खा रखा है। एक बात कान खोल कर सुन ले, जब तक तू जवान नहीं हो जाती तो यहीं रहेगी मेरे पास, और वो भी एक नौकरानी की तरह, समझी? घर के सारे काम अब तुझे करने होंगे। मुझे प्लीज मेरे मम्मी पापा के पास छोड़ दो, मुझे उनकी बहुत याद आती है। काशवी बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन नगीना को उस पर बिल्कुल दया नहीं आती। इसी तरह काफी साल बीत जाते हैं। अब काशवी बड़ी हो चुकी थी। वो लगभग 17-18 साल की हो गई थी। नगीना को जिस समय का इंतजार था वो समय आ गया था। नगीना मन ही मन बहुत खुश होती है और मन में सोचती है, ये लड़की तो जवान होने के बाद और भी खूबसूरत हो गई है। अब सही समय आ गया है इसका दाम लगाने का। बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे मुझे इसके। ऐसा सोचकर नगीना किसी आदमी को फोन करती है और उससे कहती है, कैसे हो भाई साहब? आज मैंने बहुत ताज़ा और फ्रेश माल के लिए फोन किया है आपको। ऐसा कहकर नगीना उस आदमी को काशवी के बारे में सारी बातें बताती है। मुझे इस लड़की के कम से कम 18 से 19 लाख रुपए चाहिए। अरे आप चिंता क्यों करती हो नगीना जी? अगर लड़की अच्छी है तो मैं आपको पूरे 20 लाख रुपए दूंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप कल घर आ जाना। लड़की मेरे घर पर ही रहती है, उसे देख लेना। इतना कहकर नगीना फोन काट देती है। बेचारे काशवी इन सभी चीजों से अनजान थी। अगले दिन वो आदमी नगीना के घर आता है। नगीना काशवी से कहती है, काशवी, ये हमारे खास मेहमान हैं, इनके लिए चाय बना कर लाओ। काशवी रसोई में जाती है और उस आदमी के लिए चाय बनाने लगती है। दूसरी तरफ वो आदमी नगीना से कहता है, अरे वाह, ये लड़की तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। ये लो पूरे 20 लाख रुपए का चेक। ये लड़की मुझे चाहिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, इस लड़की पर मैंने बहुत खर्चा किया है। बचपन से इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। 10 साल की थी जब मैं इसे उठाकर लाई थी, और आज देखो 18 साल की हो गई है। चाय लेकर आ रही काशवी ये सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनकर वो बहुत घबरा जाती है और साथ ही उसे हैरानी भी होती है। वो चाय देकर वापस किचन में चली जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, ये औरत तो मुझे बेचने की बात कर रही है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ, इससे पहले कि ये औरत मुझे इस आदमी के साथ भेज दे। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। ऐसा सोचकर काशवी खिड़की से कूदकर घर से बाहर निकल जाती है और भागने लगती है। भागते भागते वो काफी दूर पहुंच जाती है। जब इस बात का पता नगीना को चलता है कि काशवी उसके घर से भाग गई है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। काशवी अच्छे से जानती थी कि नगीना उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगी, इसलिए काशवी भागते हुए जंगल की ओर चली जाती है और एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। थोड़ी देर बाद ही नगीना भी वहाँ पहुँच जाती है। नगीना को देख काशवी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। वो चुपचाप सांस रोककर पेड़ के पीछे खड़ी रहती है। पता नहीं ये लड़की कहाँ भाग गई। अगर ये मेरे हाथ नहीं लगी तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पता नहीं कहाँ चली गई है, उस तरफ जाकर देखती हूँ। इतना कहकर नगीना जंगल की दूसरी तरफ चली जाती है। काशवी को वहाँ बैठे बैठे रात हो जाती है, लेकिन डर के मारे वो वहाँ से हिलती नहीं है। रात होने पर उसे वहाँ और भी ज्यादा डर लगने लगता है। हे भगवान, मुझे इतनी मुसीबत में क्यों डाल दिया आपने? बचपन में माँ बाप से बिछड़ गई और अब ये सब। मेरी मदद करो भगवान, प्लीज मेरी मदद करो। काशवी बहुत डर रही थी। उसे बहुत जोर की प्यास भी लगी थी। वो डरते डरते थोड़ा आगे जाती है तो उसे एक कुआं दिखाई देता है। उस कुएं को देखकर काशवी को थोड़ी खुशी मिलती है। मुझे बहुत प्यास लगी थी, अच्छा हुआ मुझे ये कुआं मिल गया। जैसे ही काशवी उस कुएं के अंदर झांकती है तो देखती है कि वो कुआं तो सूखा पड़ा है। वो फिर से मायूस हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है।
तभी उसे कुएं से एक आवाज आती है। रुको बेटी, तुम मायूस होकर कहाँ जा रही हो? काशवी ये आवाज सुनकर बहुत घबरा जाती है और भागने लगती है। तभी कुएं से एक शक्ति निकलती है और काशवी को खींचकर वापस कुएं के पास ले आती है। काशवी डर के मारे रोने लगती है। तभी वो कुआं दोबारा कहता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं एक जादुई कुआं हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? पहले तो तुम्हें प्यास लगी है ना, इसलिए मैं पहले तुम्हें पानी दूंगा। कुआं जैसे ही ये बोलता है वो पूरा पानी से भर जाता है। ये देखकर काशवी को खुशी मिलती है और वो जी भरकर पानी पी लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई कुआं, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मुझे अपनी मम्मी पापा के पास जाना है। मैं जब बहुत छोटी थी तब उनसे बिछड़ गई थी। ऐसा कहते हुए काशवी बचपन से लेकर अब तक की सारी बातें उस कुएं को बताती है। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं तुम्हें कुछ कीमती चीजें देता हूँ, जो चीजें तुम्हारी परेशानी में तुम्हारी बहुत मदद करेगी। मैं तुम्हें जादुई गाउन और कंगन देता हूँ। जादुई गाउन की मदद से तुम अपने घर तक पहुँच सकोगी और जादुई कंगन नगीना की असलियत सामने लाने में तुम्हारी मदद करेगा। तभी वहाँ पर कुएं के अंदर से जादुई गाउन और कंगन बाहर आता है, जिसे पाकर काशवी बहुत खुश होती है। वो फौरन जादुई गाउन पहन लेती है और कंगन को हाथ में लेती है। उसके ऐसा करते ही वो वहाँ से गायब हो जाती है और सीधा अपने असली माता पिता के पास पहुँच जाती है। वो देखती है कि उसके घर पर उसके बचपन की काफी सारी तस्वीरें लगी हुई है। वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, देखो माँ, मैं आ गई, मैं आपकी काशवी। पूनम और कमलेश अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। काशवी अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताती है और जादुई कुएं के बारे में भी सब कुछ बताती है। तभी जादुई कंगन से एक प्रकाश निकलता है और उसके अंदर नगीना द्वारा किए गए सारे अत्याचार दिखाई देने लगते हैं। ये सब देखकर काशवी के माता पिता को नगीना पर बहुत गुस्सा आता है और वो जादुई कंगन लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस को सारी सच्चाई बताते हैं। पुलिस काशवी और उसके माता पिता के साथ तुरंत नगीना के पास पहुंचती है। नगीना पुलिस को देखकर घबरा जाती है। तभी पूनम कहती है, इंस्पेक्टर साहब, इस औरत को कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। इस औरत ने मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार किए हैं। मेरी बेटी की तरह ना जाने कितनी बेटियों को इसने नीलाम किया होगा। पुलिस पूनम को पकड़कर वहां से ले जाती है। इस प्रकार कुएं के जादुई अनोखे गाउन और कंगन की वजह से काशवी अपने माता पिता से मिल पाती है और अब वो लोग अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं।